हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीसी मंत्रा एजुकेशन अजमेर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम 11th अकाउंट्स का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नेम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल। तो प्रीवियस 3 क्लासेस के अंदर मैं आप लोगों को कुछ बेसिक एंट्रीज, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और बैंकिंग ट्रांजेक्शन और अपन फिक्स असेट को परचेज करने से रिगार्डिंग कुछ जनरल एंट्रीज मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस 3 क्लासेस नहीं देखी हैं वो देख लें। उन क्लासेस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज सीखने वाले हैं स्टूडेंट, जैसे कि बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, जिन्हें हम एडजस्टमेंट एंट्री कह सकते हैं। तो वो हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हैं उनमें इन्हीं जनरल एंट्रीज को पूछा जाता है। क्योंकि जिस बच्चे को ये जनरल एंट्री आती है, इसका मतलब है कि ये हम कह सकते हैं कि उसकी जनरल एंट्री पर कमांड आ गई है। तो इस क्लास के साथ एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल एंट्रीज कहलाती हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम इन एंट्रीज को करना स्टार्ट करते हैं। यस, तो जैसा कि देख रहे हैं आप, ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट, ₹5000 ड्यू फ्रॉम रमेश आर इररिकवरेबल। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम रमेश से 5000 रुपये मांगते थे और उसकी रिकवरी अब हमें नहीं होगी। यानी कि ये अमाउंट हमारा जो है ये रिकवर नहीं होगा, ये अमाउंट डूब चुका है। और बिजनेस के अंदर ऐसी कई ट्रांजैक्शन होते हैं जिनका पैसा डूब जाता है, यानी कि रिकवर नहीं होता, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। तो हम रमेश से 5000 रुपये मांगते थे और वो पैसे अब हमें रिकवर नहीं होंगे। तो इसे कहते हैं बैड डेब्ट्स। क्या कहते हैं? अकाउंट्स की लैंग्वेज में इसे कहा जाता है बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स क्या है? लॉस है, हमें पैसा नहीं मिलेगा। तो हम बैड डेब्ट्स को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश। अब टू रमेश क्यों लिखेंगे? क्योंकि भाई इसके अकाउंट को अब हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि अब बुक्स के अंदर इसके अकाउंट को ओपन रखने से कोई मतलब नहीं है। ये बात साबित हो चुकी है कि उससे जो 5000 रुपये हम मांगते थे वो हमें इस फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं मिलेंगे। तो इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिलेंगे मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो डूब चुके हैं, हमने उसे डूबा हुआ मान लिया है, सिंक मान लिया है। तो हम उसके अकाउंट को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। अगर वो दे देता तो हम क्या एंट्री करते? कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, लेकिन उसने दिए ही नहीं है। तो हमने इसे क्या मान लिया है? लॉस मान लिया है, हमने इसे बैड डेब्ट्स मान लिया है। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश, कितने रुपए? 5000 रुपीज। अब बात करते हैं सेकेंड एंट्री की। सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंक करप्ट। रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसे इन अ रुपी ऑन अ डेब्ट ऑफ ₹10,000। अब देखिए, ये एंट्री भी बिल्कुल सेम यही एंट्री है, बस पूछने का तरीका अलग है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सोहन ने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि उसने अपने आप को बैंक करप्ट डिक्लेयर कर दिया है। जब कोई अपने आप को बैंक करप्ट डिक्लेयर कर देता है तो जो कोर्ट होता है वो एक ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट करता है और वो ही उसकी असेट्स और लाइबिलिटीज़ को सेटल करता है। तो उसने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है और उसका जो ऑफिशियल रिसीवर है उसने हमें 60 पैसे का मतलब है यहाँ पर 60%, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है? इन अ रुपी। 1 रुपये के अंदर कितने होते हैं बच्चों? 100 पैसे होते हैं। तो 60 पैसे हमें दिए हैं, तो 60 पैसे का मतलब क्या हुआ? 60% हुआ। 60 पैसे का मतलब क्या हुआ? 60% हुआ।
तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है। अब हम उससे कितने मांगते थे, हम उससे 10,000 रुपीज़ मांगते थे। इस 10,000 में हमें केवल 60 पैसे ही मिले हैं, यानी कि 4,000 रुपीज़ हमें मिल चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या एंट्री करेंगे, जितने पैसे हमारे पास आए हैं वो तो हम कैश अकाउंट के अंदर डेबिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 60 पैसे का मतलब 10,000 के 60% आप निकाल लीजिए। 10,000 का 60% आप निकालेंगे तो 6,000 रुपीज़ हमारे पास आए हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट 6,000। जो डूब गए हैं, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 4,000 और टू सोहन अकाउंट 10,000। तो देखिए एक कंडीशन ये थी जिसके अंदर पूरा का पूरा अमाउंट ही बैड डेब्ट्स हो गया। जब पूरा अमाउंट बैड डेब्ट्स हो जाता है तो हम एंट्री करते हैं बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश। सेकेंड कंडीशन क्या थी, इसमें पूरा अमाउंट बैड डेब्ट्स नहीं हुआ है, हमें 60% रिसीव्ड हो गया है। तो जो हमें रिसीव्ड हो गया है उसे हमने कैश अकाउंट में डेबिट कर दिया। जो हमें रिसीव्ड नहीं हुआ है उसे हमने बैड डेब्ट्स मान लिया और हमने सामने वाले डेटर के अकाउंट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इसमें भी हमने रमेश के अकाउंट को क्लोज कर दिया और इसमें हमने सोहन के अकाउंट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो बैड डेब्ट्स की एंट्री की ये दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या, जिसमें फुल अमाउंट बैड डेब्ट्स हो जाए। सेकंड कंडीशन क्या, जिसमें पार्शियल अमाउंट जो है वो बैड डेब्ट्स हो। तो ये दो एंट्री आपको समझ में आ गई। अब देखिए थर्ड एंट्री, रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, यानी कि हम प्रीवियस ईयर में किसी बंदे से 700 रुपये मांगते थे और हमने प्रीवियस ईयर में इस 700 रुपये को बैड डेब्ट्स मान के राइट ऑफ कर दिया था। क्या कर दिया था, राइट ऑफ कर दिया था, यानी कि हमने, आप समझ लीजिए ये एंट्री कर दी थी क्योंकि हम उसे बैड डेब्ट्स मान चुके थे। लेकिन इस करंट ईयर में क्या हुआ, हमें वो 700 रुपये मिल गए जिसे हमने बैड डेब्ट्स मान के क्या कर दिया था, राइट ऑफ कर दिया था। तो ये बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, ये कहलाती है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो ये एक तरीके से हमारे लिए क्या है, इनकम है या प्रॉफिट हो गया। हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट क्रेडिट होता है। तो बैड डेब्ट्स हमेशा डेबिट होती है, अपनी नोटबुक में आप लिख लो, लेकिन बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हमेशा क्रेडिट होती है। क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसमें कैश हमारे पास आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट 700 रुपीज़। कितने, 700 रुपीज़। तो ध्यान रखो, अपनी नोटबुक में आप नोट कर लो कि बैड डेब्ट्स को डेबिट किया जाता है और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को क्रेडिट किया जाता है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंट्रीज हैं ये, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसमें मैंने आपको बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड दोनों कंडीशन समझा दी, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है और ज़्यादातर एग्ज़ाम में यही जनरल एंट्रीज जो हैं हमसे पूछी जाती हैं। अब देखिए, चलिए पहले आप ढंग से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग ₹500, गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज चैरिटी, और उस गुड्स की सेलिंग प्राइस कितनी थी, 600। भाई हमारे पास गुड्स है, हमने उस गुड्स में से क्या किया,
500 रुपीज़ की कॉस्टिंग प्राइस का जो गुड्स है, हमने उसे क्या किया, चैरिटी कर दिया, यानी कि दान में दे दिया। तो एक तरीके से हमने अपना खुद की खरीदे हुए माल में से ही चैरिटी कर दी। तो बच्चों इस कंडीशन के अंदर क्या है, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। ये वो कंडीशंस हैं जिसमें परचेज को क्रेडिट किया जाता है। अभी तक मैं आपको बता रहा था कि परचेज हमेशा डेबिट होती है। परचेज डेबिट कब होती है, जब गुड्स को परचेज किया जाता है। लेकिन अब वो कंडीशन आ रही है जिसमें परचेज क्रेडिट होगी। क्यों होगी, क्योंकि हम खुद के खरीदे हुए गुड्स में से ही क्या कर रहे हैं, या तो हम चैरिटी कर रहे हैं या हम उसे क्या कर रहे हैं, फ्री सैंपल के फॉर्म में बांट रहे हैं, या फिर वो आग से जलकर क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो इन तीनों कंडीशन के अंदर जो हमारा परचेज अकाउंट है, जो हमारी परचेजेस है, वो डिक्रीज हो रही है। तो परचेजेस जब भी इंक्रीज होती है, परचेजेस क्या होती हैं, जब भी इंक्रीज होती है तो उससे डेबिट किया जाता है। लेकिन इन कंडीशन के अंदर जो हमारी परचेजेस है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हमें परचेजेस को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। इस चीज को आप ध्यान रखो। और परचेजेस इंक्रीज कब होती है, जब हम गुड्स परचेज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम गुड्स परचेज नहीं कर रहे, यहाँ पर हम अपनी की हुई परचेजेस में से चैरिटी कर रहे हैं, फ्री सैंपल के फॉर्म में बांट रहे हैं, और गुड्स चोरी हो गया, गुड्स आग से जलकर नष्ट हो गया। तो इस कंडीशन के अंदर हमारी परचेजेस डिक्रीज हो रही है। तो जब भी परचेजेस कम होती है तो परचेज अकाउंट क्या होता है, परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। इस बात को नोट कर लेना। अब देखो, और हमेशा कौन सी प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर, ध्यान रखना, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर सेलिंग प्राइस को नहीं लेना है। क्योंकि जब हम परचेजेस को कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं, जब परचेजेस इंक्रीज होती हैं तो हम उसे कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं। अब जब परचेजेस डिक्रीज होगी तो हम उसे कॉस्ट प्राइस पर ही डिक्रीज करेंगे, हमें सेलिंग प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर जो आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। आप इसको इग्नोर कर दो। आप केवल किसको ध्यान रखोगे, कॉस्ट प्राइस को ध्यान रखोगे जब भी एग्जाम में इस तरह के ट्रांजैक्शन आ जाए। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर 4 की एंट्री क्या होगी, देखो, गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज चैरिटी। तो एक तरीके से ये हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। तो चैरिटी एक्सपेंस डेबिट होते हैं, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कॉस्ट प्राइस क्या है, 500। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। गुड्स कॉस्टिंग ₹800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने फ्री सैंपल के फॉर्म में बांट दिया। तो एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और कॉस्ट प्राइस क्या है, 800। नेक्स्ट कंडीशन, गुड्स अनइंश्योर्ड, यानी कि हमने उसका इंश्योरेंस नहीं करा रखा, 3000 रुपये का जो गुड है वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग के कारण नष्ट हो गया। तो डिस्ट्रॉयड बाय फायर हमारे लिए क्या है, लॉस है, लॉस भी डेबिट होता है। तो हम यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। कितने रुपए का गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ है, 3000 रुपीज़ का। तो अब आप बच्चों देख सकते हो, ये वो तीनों कंडीशन है जिसमें परचेज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक बार चैरिटी के कारण, एक बार एडवर्टाइजमेंट के कारण, एक बार आग लगने के कारण। ठीक है, तो इन तीनों ही कंडीशन के अंदर हमारी परचेज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है।
और जब भी परचेज डिक्रीज होती है तो परचेज को क्रेडिट किया जाता है, और कौन सी प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर। ध्यान रखना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 1000 डैमेज्ड बाय फायर। भाई हमारा जो 1000 रुपये का गुड्स है वो आग के कारण क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है, यानी कि हमारी परचेज डिक्रीज हो गई। एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ₹800, और इंश्योरेंस कंपनी ने 800 रुपीज़ का क्लेम जो है वो एक्सेप्ट किया है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखो कि इसमें भी परचेज डिक्रीज तो हो रही है, तो आप इसकी 2 एंट्री भी कर सकते हो, और आप अगर चाहो तो इसकी कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं आपको 2 एंट्रियाँ करके दिखाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर मैं आपको उन 2 एंट्रियों से एक कंपाउंड एंट्री बना के दिखाऊंगा। तो देखो, पहले तो हम जो हमारा गुड्स जो है वो फायर से डिस्ट्रॉय हुआ है, इसकी एंट्री करेंगे। तो हम एंट्री करेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। बच्चों यहाँ पर मैंने डिस्ट्रॉयड बाय फायर लिख दिया था, इसको लॉस बाय फायर कर लेना। सही वर्ड ये, सही वर्ड क्या है ये, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। ठीक है, ध्यान रखना। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1000 रुपीज़। तो पहले तो हमको 1000 रुपये का नुकसान हो गया और हमारी परचेजेस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ये ट्रांजेक्शन नंबर 7 बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें मैं आपको 2 एंट्रियाँ करके दिखा रहा हूँ, फिर इन 2 से मैं आपको एक कंपाउंड एंट्री करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, अब क्या हुआ, इस 1000 रुपीज़ में से इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, 800 रुपीज़ का क्लेम जो क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि हमारा लॉस कम हो गया। इंश्योरेंस कंपनी हमारी क्या बन गई, डेटर बन गई। तो अब हमारा लॉस कम हो गया, तो हम लॉस बाय फायर को क्रेडिट कर देंगे और इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे। और क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमारी क्या बन गई, डेटर बन गई, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट 800 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि भाई क्या करें। अब आप देखो कि लॉस बाय फायर 1000 रुपये का था, 800 रुपये से वो डिक्रीज हो गया। कितने रुपये से डिक्रीज हो गया, 800 रुपये से डिक्रीज हो गया। तो यानी कि अब लॉस बाय फायर में कितने रुपए बचे, 200 रुपये बचे, यानी कि हमें केवल 200 का ही नुकसान हो रहा है। तो आप क्या करो, लॉस बाय फायर से लॉस बाय फायर काट दो और यहाँ पर आप लिख दो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 200, क्योंकि अब लॉस बाय फायर आपके पास कितना बचा, 200 का ही तो बचा ना। अब देखो आपके पास इंश्योरेंस कंपनी डेबिट है, तो इंश्योरेंस कंपनी को फिर डेबिट कर दो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपकी क्या है, डेटर है। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 800 रुपीज़। और अब बचा परचेज, तो टू परचेजेस अकाउंट कितना, 1000 रुपीज़। कितना, 1000 रुपीज़। तो देखो मैंने 2 एंट्रियों से एक कंपाउंड एंट्री बना ली। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने भाई 1000 रुपये का माल जो है वो आग से जल गया, तो फर्स्ट एंट्री मैंने क्या करी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एंट्री हो गई। सेकंड क्या,
इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ₹800। अब इंश्योरेंस कंपनी ने ₹800 का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया तो मेरा लॉस कम हो गया, तो मैंने लॉस को क्रेडिट कर दिया 800 से और इंश्योरेंस कंपनी को क्या बना दिया, डेटर बना दिया। अब लॉस बाय फायर से लॉस बाय फायर कैंसिल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लॉस बाय फायर में 1000 लिखे हुए और यहाँ पर लॉस बाय फायर में ₹800 लिखे हुए, तो यानी कि लॉस बाय फायर के डेबिट में अभी भी ₹200 बच रहे हैं, इसलिए मैंने लॉस बाय फायर को 200 से डेबिट कर दिया। टू परचेजेस क्योंकि परचेज क्रेडिट हो रही है तो परचेज को क्रेडिट ही किया। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हो रही है तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट ही किया। तो मैंने एक कंपाउंड एंट्री भी बना दी। और कई बुकों के अंदर इसकी एंट्री क्या दे रखी होती है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। वो लॉस बाय फायर को पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अगर कंसेप्चुअली अभी देखा जाए तो ये क्लोजिंग एंट्री होती है, लेकिन आप चाहें तो ये भी सही है और आप चाहें तो यहाँ पर पीएनएल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये एंट्री भी हो सकती है कंपाउंड और ये एंट्री भी हो सकती है। तो आपको एग्जाम में कंपाउंड एंट्री ही करनी है, इस चीज़ को ध्यान रखना, आपको अलग अलग एंट्री नहीं करनी है। और सिंपल सा समझ लो कि भाई 1000 रुपये का माल जला, कितने का, 1000 रुपये का, 1000 का। इंश्योरेंस कंपनी ने 800 का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया तो लॉस कितने का हो रहा है, 200 का। तो जो ये लॉस हो रहा है इसे आप पीएनएल में डाल दो, 800 रुपीज़ से आप इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दो और 1000 रुपीज़ से परचेज को क्रेडिट कर दो। मैंने आपको इतना लंबा करके इसलिए दिखाया ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं कि ये कंपाउंड एंट्री अगर बनी तो कैसे बने। बाकी अगर सिंपल लॉजिक लगा के भी करोगे तो 1000 में से 800 गए तो 200 बचे। तो 200 का जो लॉस हो रहा है इसको मैंने कहाँ लिख दिया, पीएनएल के अंदर। 800 रुपीज़ से इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना दिया और 1000 से परचेज तो कम होगी ही होगी। तो इस कंपाउंड एंट्री को समझना ज़्यादा आसान है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट खींच लो आप, और ये जनरल एंट्री करोगे तो आपके बुक से मैच करेगी, इसलिए यही करना, ठीक है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन भी बिल्कुल यही वाला ही है, बस उसमें हमें इंश्योरेंस कंपनी से चेक भी रिसीव्ड हो गया है। गुड्स कॉस्टिंग ₹5000 डैमेज्ड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ₹4000 एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। हमें इंश्योरेंस कंपनी से चेक रिसीव्ड हो चुका है। तो बच्चों एक चीज़ आप सोचो, गुड्स कितने का था, 5000 का, 4000 रुपीज़ का क्लेम एक्सेप्ट हो गया और हमें चेक भी मिल गया। तो हमें फाइनली लॉस कितने का हो रहा है, 1000 का लॉस हो रहा है। तो जो ये 1000 का लॉस हो रहा है ये तो किस में चले जाएगा, पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 4000 का इंश्योरेंस कंपनी ने हमें चेक दे दिया, चेक दे दिया इसका मतलब बैंक में, तो इससे हम बैंक को डेबिट कर देंगे। और 5000 से हम परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि परचेज क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। 4000, 1000 और 5000, ये इसकी डायरेक्ट कंपाउंड एंट्री बना दी मैंने। तो इसको समझना ज़्यादा आसान है कि भाई 5000 रुपये का गुड्स आग से नष्ट हो गया, तो नष्ट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया
क्लेम एक्सेप्ट किया, हमें पैसे भी दे दिए, तो 4,000 रुपये तो हमारे बैंक में आ गए। हमें अल्टीमेटली लॉस हो रहा है 1,000 का, ये P&L में चले जाएंगे और परचेज हमारी 5,000 से क्रेडिट हो जाएगी। तो हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। जबकि इससे पहले वाले ट्रांजेक्शन में क्या था, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्लेम को एक्सेप्ट किया था लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिए थे, तो हमने एंट्री क्या करी थी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। वापिस समझना, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, कंपाउंड एंट्री बता रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, तो दोनों में मेन डिफरेंस बच्चों ये है कि जब तक इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं दे तब तक आपको इंश्योरेंस कंपनी ही लिखना है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी ने केवल क्लेम ही एक्सेप्ट कराए। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अगर क्लेम एक्सेप्ट करके पैसे दे दे तो क्या करना है, इंश्योरेंस कंपनी की जगह आपको बैंक लिख देना है, बाकी सेम रहेगा। बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया। अगर इंश्योरेंस कंपनी केवल क्लेम ही एक्सेप्ट करे तो इंश्योरेंस कंपनी लिखना है, और अगर वो क्लेम को एक्सेप्ट करके चेक दे दे तो बैंक लिखना है, बाकी सेम एंट्री है। और सपोज करो अगर ये तो वो कंडीशन है जब हमारा गुड्स क्या था, इंश्योर्ड था, यानी कि हमने उसका इंश्योरेंस करा रखा था। लेकिन अगर इंश्योरेंस नहीं होता तो क्या करते, तब तो पूरा का पूरा लॉस ही हो जाता। तो उस कंडीशन के अंदर तो हम क्या करते, डायरेक्ट एंट्री कर देते P&L अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, क्योंकि अब तो यहाँ पर कोई इंश्योरेंस कंपनी आती ही नहीं, पूरा का पूरा हमें क्या करना पड़ता, लॉस ही कंसीडर करना पड़ता। अगर गुड्स इंश्योर्ड नहीं होता तो आप P&L की जगह लॉस बाय फायर भी लिख सकते हो। मैंने जैसे प्रीवियस बताया, देखो गुड्स अनइंश्योर्ड ऑफ ₹3,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यहाँ पर गुड्स इंश्योर्ड नहीं था तो हमने पूरा का पूरा लॉस मान लिया। जबकि यहाँ पर इन दोनों कंडीशन में गुड्स इंश्योर्ड था, एक में इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है और एक में उसने पैसे ही दे दिए। तो कुल मिलाकर देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज है, इसको आप 2-3 बार करोगे ना तब आपको ये समझ में आएंगे ढंग से। और प्रैक्टिस इज मेक द मैन परफेक्ट। आप 2-3 बार इन जनरल एंट्रीज को करो, और ये इस चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्रीज है। इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में लिए कि पहले आपका बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद आप इन जनरल एंट्रीज को करो ताकि आपको ये समझ में आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, हमने अपने खुद का गुड्स ही खुद की दुकान के फर्नीचर को बनाने के काम में ले लिया। तो भाई इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर भी परचेज डिक्रीज हो रही है, लेकिन फर्नीचर हमने बनाया है तो फर्नीचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, असेट इंक्रीज हो रही है। तो इसमें एंट्री क्या होगी, इसमें एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट फॉर, अच्छा उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे डिक्रीज करते हैं अपन, 1,500 रुपीज़। सेलिंग प्राइस को तो इग्नोर ही करना है क्योंकि सेलिंग प्राइस कंफ्यूज करने के लिए दे रखी होती है। जब भी परचेज डिक्रीज होगी वो कॉस्ट प्राइस पर ही होगी। तो हमने हमारी खुद की दुकान का फर्नीचर, खुद की दुकान का गुड्स खुद की दुकान के फर्नीचर को बनाने के काम में ले लिया, तो एक असेट बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, बस इतना सा समझ लो। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, और पर्सनल यूज़ के लिए लिया होता तो यहाँ पर फर्नीचर की जगह ड्राइंग आ जाता, उसमें भी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस एंट्री होती। गुड्स स्टोलन, कॉस्ट प्राइस ₹4,000, अब गुड्स जो है वो चोरी हो गया, ये भी लॉस ही है, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 4,000। यहाँ पर भी क्या हुआ,
परचेज डिक्रीज हो गई। पहले लॉस बाय फायर था, अब लॉस बाय थेफ्ट आ गया। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोपराइटर। अब देखो ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, वो भी किसका? प्रोपराइटर का। तो पर्सनल हो गया ना भाई, बिजनेस का इंश्योरेंस थोड़ी ना है। किसका इंश्योरेंस है? प्रोपराइटर की लाइफ का इंश्योरेंस है। तो ये ड्राइंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ड्राइंग। यहाँ पर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश मत कर देना, ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, वो भी किसका? प्रोपराइटर का। तो ये ड्राइंग मानी जाएगी। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम है? 5000 का। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर ये बिजनेस का इंश्योरेंस होता तो हम एंट्री करते इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस है, पर्सनल है, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड इनकम टैक्स, इनकम टैक्स प्रोपराइटर की इनकम पर लगता है, पर्सनल होता है। अगर यहाँ पर टैक्स लिखा हुआ होता सेल्स, जैसे जीएसटी, तो हम जैसे अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जीएसटी को भी, तो बिजनेस का मानते। लेकिन इनकम टैक्स जो होता है इसे हमेशा पर्सनल माना जाता है, नोट डाउन कर लो। तो इसमें भी एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट किया है। ड्राइंग्स और इनकम टैक्स का पेमेंट हमेशा चेक से ही किया जाता है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 80,000 रुपीज़। देखो है ना स्पेसिफिक एंट्रीज, अलग अलग कंडीशन आ रही है कि नहीं आ रही है, इसलिए मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज है और ये हमेशा गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा हुआ है इसलिए ड्राइंग्स, यहाँ पर इनकम टैक्स लिखा हुआ है इसलिए ड्राइंग्स, ध्यान रखना है यहाँ पर। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और इनकम टैक्स लिखा हुआ दिख जाए तो ड्राइंग ही कंसीडर करना है। और परचेज वाली कंडीशन तो अब आपको सारी समझ में आ गई होंगी। अब देखिए नेक्स्ट, परचेज्ड अ हॉर्स फॉर बिजनेस रुपीज 1,50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक, पेमेंट मेड बाय चेक। हमने बिजनेस के लिए एक हॉर्स परचेज किया है और उसका पेमेंट हमने क्या किया है? चेक से किया है। अब बच्चे क्या करते हैं? हॉर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई जब भी हम बिजनेस के लिए किसी एनिमल को परचेज करते हैं तो उसे लाइव स्टॉक माना जाता है। हॉर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक मत करके आना, ठीक है? ये ऐसी कोई एंट्री नहीं होती है। तो यहाँ पर हम क्या एंट्री करेंगे? हम यहाँ पर एंट्री करेंगे लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट कहाँ से किया है? चेक से किया है। 1,50,000 रुपीज। ध्यान रखना बच्चों, आप काऊ खरीदो, बुल खरीदो, हॉर्स खरीदो, हमेशा लाइव स्टॉक को ही डेबिट करेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹50,000, द प्रोसीड्स वर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। हमने घर का फर्नीचर 50,000 रुपये में बेच दिया और उसको हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया 50,000 रुपये को। तो हम घर का फर्नीचर बेचकर जो भी पैसा बिजनेस में ला रहे हैं वो एडिशनल कैपिटल कहलाता है। क्या कहलाता है? एडिशनल कैपिटल। आप घर से कोई भी चीज़ बिजनेस में लेकर आएंगे तो वो बच्चों कैपिटल ही कहलाएगी। तो ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि पहले घर का फर्नीचर बेचने की एंट्री कर रहे हैं फिर उसको बिजनेस में लाने की एंट्री कर रहे हैं। कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि उसने घर के फर्नीचर को बेचकर 50,000 रुपये जो उसके पास आए थे उसको उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो हमेशा कैपिटल ही कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और हम यहाँ पे नरेशन में लिख देंगे बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है ना? बस जो भी बात है वो नरेशन में लिखेंगे। तो ये
घर से जो भी पैसा बिजनेस में आएगा वो एडिशनल कैपिटल ही कहलाएगी। अगर ओपनिंग कैपिटल के अलावा कोई ला रहा है, इनिशियल कैपिटल के अलावा, तो मिड ईयर के बीच में ला रहा है, घर का फर्नीचर बेच के ला रहा है, तो ये एक तरीके से एडिशनल कैपिटल है। और एडिशनल कैपिटल की भी वही एंट्री होती है जो इनिशियल कैपिटल की होती है। नेक्स्ट देखो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, अब देखो बच्चों, अब जो आ रही है वो आ रही है एडजस्टमेंट एंट्रीज। कौन सी एंट्रीज? एडजस्टमेंट एंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹2 लाख 8% पर एनम फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017। कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है। कैपिटल 2 लाख रुपीज़ की है, इस पर 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। अब मैंने आपको जब अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो ये डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट होगा। तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब हमने बिजनेस जो है वो प्रोपराइटर को जो उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट देता है वो कैश में नहीं देता, वो उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और कितना? 2 लाख रुपीज़ पर 8%, तो 16,000 रुपीज़। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट एंट्री बच्चों लर्न कर लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और मैंने बता दिया था आपको, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट होता है। प्रोपराइटर बिजनेस में जो पैसे इन्वेस्ट करता है उसके ऊपर बिजनेस उसे इंटरेस्ट देता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए डेबिट हुआ, और इससे कैपिटल क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹8,000। अब ये जस्ट अपोजिट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए क्रेडिट होगा। इससे ड्राइंग इंक्रीज हो जाती है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ड्राइंग इंक्रीज हो जाती है। तो ड्राइंग इंक्रीज होगी तो ड्राइंग को डेबिट करना पड़ेगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम मानी जाती है, इसलिए हमने इसे क्रेडिट किया। और ये प्रोपराइटर को कैश में नहीं देते हैं, ड्राइंग इंक्रीज हो जाती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल को इंक्रीज कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ड्राइंग को इंक्रीज कर दिया। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर होता है। अगर आपको ये याद है तो भी आप ये जनरल एंट्री कर लोगे। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर को डेबिट करते हैं तो क्रेडिट में क्या होगा? कैपिटल ही आएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम है इसलिए क्रेडिट हो गई। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट में क्या आएगा? ड्राइंग ही आएगा। तो इसीलिए इन दोनों एंट्रीज को एडजस्टमेंट एंट्रीज में काउंट किया जाता है, और ये फाइनेंशियल ईयर के एंड में की जाती है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट खींच लो और लर्न कर लेना। नेक्स्ट, प्रोवाइड 10% डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹50,000। डेप्रीशिएशन की वैल्यू को 10% से डिक्रीज करना है। और डेप्रीशिएशन लॉस है, नॉन कैशेबल लॉस है, मैंने बताया था। अब डेप्रीशिएशन लॉस है तो डेप्रीशिएशन डेबिट होगा। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। अब वैल्यू किसकी डिक्रीज हो रही है? फर्नीचर की। तो टू फर्नीचर नॉन कैशेबल होता है, क्योंकि ये इससे फिक्स असेट की वैल्यू को डिक्रीज किया जाता है, तो हमने डिक्रीज कर दिया। 50,000 का 10% यानी कि 5,000। अगर आपको सिर्फ इतना कंसेप्ट पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होती है, डेप्रीशिएशन लॉस होता है, तो भी आप ये तीनों जनरल एंट्री कर लोगे, क्योंकि एक्सपेंस मतलब डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा, इसलिए नीचे टू कैपिटल आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है मतलब क्रेडिट होगी, तो ऊपर ड्राइंग आएगा।
डेप्रिसिएशन लॉस है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन डेबिट होगा तो नीचे फिक्स असेट का नाम आएगा। तो ये 3 कंसेप्ट आप याद कर लो, फिर ये तीनों जनरल एंट्रियां आपके लिए इजी हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए, सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स यानी कि आउटस्टैंडिंग, ये कौन सी सैलरी है? आउटस्टैंडिंग। फिर आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर ₹10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, यानी कि ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है। क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि ये अनर्ड इनकम है। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड यानी कि अक्रूड है। और इन चारों की बात अपन अकाउंटिंग इक्वेशन में भी कर चुके हैं। आउटस्टैंडिंग को लायबिलिटी माना जाता है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। तो भाई, और सैलरी एक्सपेंस है तो सैलरी डेबिट होगी। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर 18 की एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि भाई ड्यू है ना, अभी तक हमने पे नहीं किया तो हम कैश तो लिख नहीं सकते, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखेंगे 5,000 रुपीज। नेक्स्ट, अब वेजेस आउटस्टैंडिंग होती तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। रेंट ड्यू होता तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ऐसे हो जाता। अब यह कह रहा है प्रीपेड, प्रीपेड हमारे लिए असेट होती है। असेट मतलब डेबिट, असेट को हमें बढ़ाना है और एक्सपेंसेस को कम करना है। एक्सपेंसेस को बढ़ाने के लिए डेबिट करना पड़ता है, तो कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, कितने रुपए बच्चों? यहां पर आ जाएगा 10,000। ठीक है। फिर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम है, यानी कि सामने वाले का अभी तक हमने काम करके नहीं दिया है, हमने उससे पैसा एडवांस में ले लिया, तो हमारे लिए लायबिलिटी है। क्या है? तो अनअर्न्ड लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा। ठीक है। अब 20, तो हम क्या करेंगे? कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट, कितने रुपए का है? 2,000 का। और 21 इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, हमने कमा तो लिया लेकिन हमें मिला नहीं है, और अक्रूड असेट होता है तो डेबिट होगा। तो अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कितना? 4,000। तो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है चारों, और ये तो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इस पर तो आप एक तरीके से इसको, अगर आपको अभी समझ में नहीं आई है इनका कंसेप्ट, तो आप इन्हें लर्न ही कर लेना, लेकिन ध्यान से, है ना। अगर सपोज करो सैलरी प्रीपेड होती तो प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, उसी तरह अगर रेंट आउटस्टैंडिंग होता तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ध्यान रखना, एक्सपेंसेस का ही नाम लिखना पड़ता है। और बाकी अगर समझना चाहो तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, इसलिए आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट करते हैं। प्रीपेड असेट है, इसलिए प्रीपेड को डेबिट करते हैं। अनअर्न्ड लायबिलिटी है, इसलिए लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। अक्रूड असेट है, इसलिए डेबिट करते हैं। तो असेट डेबिट होती है, इसलिए मैंने क्या किया है? प्रीपेड को, इसलिए मैंने प्रीपेड को और अक्रूड को डेबिट किया है। अगर ये समझ लिया तो नीचे अपने आप ही
प्रीपेड रेंट है तो नीचे रेंट ही आएगा, अक्रूड इंटरेस्ट है तो नीचे इंटरेस्ट रिसीव्ड आ जाएगा। और ये दोनों लाइबिलिटी होती हैं आउटस्टैंडिंग, तो मैंने आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट किया है और अनर्ड को भी क्रेडिट किया है। तो ऊपर वाला अकाउंट का नेचर आपको अपने आप पता लग जाएगा। तो अगर आप समझना चाहते हो तो ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये चारों एंट्रियां तो आपको समझनी ही समझनी है, और हो सके तो आप लर्न ही कर लो, क्योंकि ये बार बार आपके सामने आएंगे। क्योंकि हम जब फाइनल अकाउंट जो लास्ट चैप्टर है वो जब पढ़ेंगे विथ एडजस्टमेंट वाला, तो उसमें तो ये आपके सामने आएंगी ही आएंगी और बार बार रिपीटेशन में आएंगी और एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। तो कंसेप्चुअली समझना चाहो तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी यानी क्रेडिट, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग क्रेडिट, तो ऊपर अपने आप क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस का नाम आ जाएगा। प्रीपेड असेट होता है, इसका मतलब प्रीपेड डेबिट, तो नीचे एक्सपेंस का नाम आ जाएगा। अनर्ड लाइबिलिटी होती है इसलिए क्रेडिट, तो ऊपर इनकम का नाम आ जाएगा, ठीक है। अक्रूड असेट होती है इसलिए डेबिट, तो नीचे इनकम का नाम आ जाएगा। तो अगर आपको इतना भी पता है तो आप कर लोगे, ठीक है। और बेसिकली इसके पीछे जो कंसेप्ट काम करता है अकाउंटिंग का, वो है मैचिंग कंसेप्ट, है ना। तो वो हमने डिस्कस किया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। लेकिन बच्चों देखो, ये शुरुआत है आपके अकाउंट्स की, धीरे धीरे आपको और अच्छी तरीके से इनका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इनको समझ लिया होगा, मैंने आपको कंसेप्चुअली भी समझाया है और वैसे भी समझाया है। तो अब देखिए लास्ट एंट्री इस चैप्टर की, इसके बाद हमारा जर्नल वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओपनिंग एंट्री, जब ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के बेसिस पर की जाती है, इसमें क्या होता है कि हमें असेट्स दे रखी होती हैं। क्या दे रखी होती हैं? असेट्स। और हमें क्या दे रखी होती हैं? लाइबिलिटीज़। और हमसे कहा जाता है कि आप ओपनिंग एंट्री करिए। बहुत सिंपल है बच्चों, ये एक तरीके से प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के बेस पर होती है, तो हमें ये प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो जो भी असेट्स हमें दे रखी है, मैंने अभी आपको समझाया, असेट्स डेबिट होती हैं, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होती हैं। तो जितनी भी असेट हमको दे रखी है, इनको आप डेबिट कर दो, इनको आप डेबिट कर दो। जैसे कैश ₹8,000, तो कैश अकाउंट डेबिट 8,000। फिर बैंक बैलेंस ₹20,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट 20,000। स्टॉक 54,000, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 54,000। फिर डेटर्स 47,000, लेकिन हमें नाम दे रखे हैं ब्रैकेट में, तो हम नाम लिखेंगे। ध्यान रखना, हम क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे। नाम क्या है? 47,000 मत लिख देना, आपको इसको क्लासिफाइड करके दे रखा है कि इस 47,000 में से 12,000 हम अशोक से मांगते हैं, 15,000 हम पवन से मांगते हैं और 20,000 हम विवेक से मांगते हैं। तो आप इनका नाम लिखेंगे। अशोक अकाउंट डेबिट 12,000, पवन अकाउंट डेबिट 15,000, विवेक अकाउंट डेबिट 20,000, ठीक है। फिर 2 क्रेडिटर्स, अब इसमें भी नाम दे रखे हैं, चमनलाल और ओमपाल, तो 2 चमनलाल, 2 चमनलाल 7,000, यानी कि चमनलाल हमसे 7,000 रुपये मांगता है। ओमपाल, तो 2 ओमपाल्स अकाउंट कितना? 13,000। अब देखो बच्चों, जो इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी थी, हमने सारी असेट्स को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया और लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट कर दिया। लेकिन ये इक्वल तो हो ही नहीं रहा है, असेट में ज़्यादा अमाउंट है और लाइबिलिटीज़ में कम अमाउंट है। इसका मतलब जो कम है वो क्या है? कैपिटल, क्योंकि हम जानते हैं कि असेट किसके बराबर होती है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ के।
अब हमें कैपिटल तो निकालनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, असेट में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। तो ओपनिंग एंट्री के अंदर या तो वो हमें कैपिटल लिखकर दे देते हैं, और कैपिटल लिखकर नहीं दें तो हम असेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करके बैलेंसिंग फिगर के अंदर कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हमें कैपिटल नहीं दे रखी, तो हम कैपिटल को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, 80 और 20, 1 लाख, 1,54,000, 1,54,000, 1,56,000, 1,66,000 और 1,66,000 में हम 35,000 रुपीज़ को और ऐड करेंगे। तो हमारी टोटल असेट हो रही है 2,01,000। असेट कितनी हो रही है, 2,01,000। एक बार फिर टोटल कर लेते हैं। अच्छा, ये तो 8,000 ही है बच्चों, टोटल गलत हो गई, 80,000 लिखे मैंने, 20 और 8, तो ऐसे फटाफट से कर लेते हैं। एक मिनट, 28, ये दोनों 28 हो गए, ये 54 हो गया, ये आपके हो गए 26 और ये 27 हो गए। कितने हो गए, 27 और ये हो गए 20,000। तो आपकी टोटल असेट हो गई 7, 4, 11 और 8, 19, 5, 6, 7, 8 और 2, 10, 1,29,000। तो टोटल असेट हो गई 1,29,000। तो एक बार देख लेते हैं, 28, 28, 54, 54 और ये 27 और ये 20, 0, 11, 8, 19 का 1, 3, 8, 2, 10, 12, 1,29,000 और ये आपके हो गए 20,000। तो यानी कि आपकी कैपिटल कितनी आ रही है, 1,09,000। कितनी आ रही है, 1,09,000। अब ये ओपनिंग एंट्री क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो ओपनिंग एंट्री के अंदर हमें असेट्स और लाइबिलिटीज़ के बैलेंसेस गिवन होते हैं और हमें इनके बेसिस पर ओपनिंग एंट्री करनी पड़ती है। या तो वो आपको कैपिटल दे देंगे, वरना कैपिटल आप कैसे निकालोगे, असेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करके। तो बच्चों, ये जो हमारा जर्नल वाला चैप्टर है, इसमें जितनी भी एंट्रीज बन सकती थी वो 4 वीडियोस के अंदर मैंने आपको कवर कराई। और यदि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है बच्चों, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं बच्चों। और ज़्यादा से ज़्यादा आप बुक्स में से प्रैक्टिस करिए। कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद आप जितने क्वेश्चन करेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस क्या होगी, अच्छी होगी। तो बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।